हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप वॉच कर रहे हैं पहला वीडियो उस सीरीज का जिस सीरीज का हमेशा हमको इंतजार रहता है, जो काफी अच्छी मानी जाती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और इस सीरीज का नाम है एग्जाम्पलर सीरीज, जिसमें हम कवर करते हैं क्लास 9, 8, 10 सबके एग्जाम्पलर सीरीज को, मैथ्स एंड साइंस दोनों की। एंड ये स्पेशल सीरीज है क्लास 8 के एग्जाम्पलर के लिए। इस टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे तो इसका ओवरव्यू हम पहले ही बना चुके हैं, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से। एंड इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हमारे पूरा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके एक पोर्शन पे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो एक बार में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम पोर्शन वाइज इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। एंड जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को एंड एग्जांपल्स को, तो इस पूरे वीडियो में आप कॉन्सेप्ट का एक रिव्यू देखेंगे एंड साथ में जो भी एग्जांपल्स हैं उनको हम रीसॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट्स को समझाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, तो समस्या को सुलझाने के लिए हम आपके साथ हमेशा हैं। तो मैं तैयार हूं अपने पूरे साजो सामान के साथ, आप भी रेडी हो जाइए। मैं पेन चेक कर लेता हूं, आपको उम्मीद है ये पेन का निशान दिख रहा होगा, यदि हां तो 1 दबाइए, ना तो 2 दबाइए। चलिए, समय हो गया है पढ़ाई करने का। तो सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। ये पहली यूनिट है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। चलिए, अब हमें देखना क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो इसी बड़ी सी जो डेफिनेशन है इसकी रैशनल नंबर्स की, उसको फोकस करते हैं हम। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली, तो अब तक मतलब बचपन से जब आप इतने से थे, मतलब तब से आप नंबर्स को पढ़ते आ रहे हैं। पहले आपने 1 2 3 4 पढ़ा, फिर लोगों ने बोला कि नहीं उसमें 0 और होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 पढ़ा। फिर आपने फ्रैक्शंस पढ़े, डेसिमल्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, तो आपने काफी सारी फैमिली ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। परंतु सब में कुछ ना कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया है, मतलब सिर्फ इतने ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इतने ही नंबर्स को हम बोलते हैं ये है नेचुरल नंबर्स, इतने ही नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं, इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इन नंबर्स को हम नहीं बोलते। कुछ नंबर्स ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पे -3/7, इसको हमने अब तक किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा, ना ये फ्रैक्शन में आता है, ना डेसिमल में आता है, ना इंटीजर्स, ना होल नंबर्स, ना फिर नहीं नेचुरल नंबर्स में। तो इस तरीके से हमने सोचा कि यार ये फैमिली तो इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए एक बड़ी फैमिली को बनाया गया जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। एंड दिस फैमिली, रैशनल का मतलब होता है जो सही है, मतलब जिसमें कुछ भी गलत नहीं। फॉर एग्जांपल हम राजा को बोलते हैं कि भाई ये राजा रैशनल था, मतलब उसके डिसीजन लेने की या फिर उसमें वो सबको साथ में लेके चलता है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है जिनका मानव उपयोग करता है, मतलब उनके अलावा भी नंबर्स है लेकिन जिनका काफी एक्टिवली उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पे -3/7, मतलब किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज का मैग्नीट्यूड बताने के लिए इनका अक्सर उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया या फिर किसी चीज की लेंथ हो गई, तो उसके लिए पॉजिटिव नंबर्स का होता है, टेम्परेचर के लिए नेगेटिव भी यूज होते हैं। और काफी चीजों को निकालने के लिए टेस्ट में मार्क्स आते हैं, कुछ लोग कभी कभी नेगेटिव भी आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं क्या है। A number can be expressed in form of p/q। क्या कंडीशन है, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। वेयर, लेकिन यहाँ p and q क्या है सर, वो डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो जहां p and q क्या है, इंटीजर है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये -2/9 है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। देन 1/7 ये भी रैशनल नंबर है। √2, क्या बोला मैंने, √2/1 या √2 बाय, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 या फिर मान लीजिए 5। चलिए, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, परंतु ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। हम कंडीशन देख लें सबसे पहले, क्या हम सारे नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, सारे नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं। सर डाउट पूछिए। अच्छा समझ गया, ये बोल रहे हो कि सर ये भी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, परंतु किंतु
अब तो आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या मैंने मैथमेटिकली कुछ गलत लिखा? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो जब कुछ गलत लिखा नहीं है तो मतलब मैं इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये डाउट उठाने वाले जितने लोग हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम कहां थे? कहानी पे भटकाया मत करो यार। तो कहानी में थे हम यहां कि ये दोनों रैशनल है और वो रैशनल नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। सर सबूत क्या है? प्रूफ दीजिए। सीआईडी चल रहा है यहां पे। चलो सबूत ये है कि देखो कंडीशन क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में। सर वो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका डाउट बिल्कुल वाजिब है। परंतु किंतु ये देखिए अगली कंडीशन, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग इंटीजर होने चाहिए। कि यहां पे इंटीजर्स हैं सर, -2 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, बिल्कुल ठीक। सर 1 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, बिल्कुल ठीक। सर √2 ऐसा कोई इंटीजर मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुना। आपने सुना है क्या? नहीं। तो √2 क्या है? इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर नहीं है। सिंपल कंडीशन। क्या ये समझ में आ गया? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो इसके साथ स्क्रीन करते हैं हम क्लियर एंड मूव करेंगे। रैशनल नंबर्स की परिभाषा क्या होती है? हर वो नंबर जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ऊपरी माला और निचले का माला मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और साथ में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 होगा, चलेगा। मेरा आपसे सवाल है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? आप मुझे ये बताइएगा कहां पे? कमेंट्स में। चलिए तो बताइए ये रैशनल नंबर है या नहीं, आपको बताना है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब रैशनल नंबर के बारे में और क्या बोल रहा है। लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, सर ये क्या होता है? अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पे 10/15 क्या है? 10/15 क्या ये रैशनल नंबर है? जरा मुझे बताइए। सर कंडीशन पहला फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, है। दूसरा दोनों इंटीजर होने चाहिए, है, क्योंकि ये p क्या है? इंटीजर है, और q भी क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा तीसरा क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0। परंतु किंतु मेरे मन में ये विचार उमड़ के आ रहा है कि सर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और ये 3, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कैंसिल। जब ये कैंसिल हो सकते हैं तो इन्हें कैंसिल किया जाना चाहिए ना सर, बिल्कुल ठीक। वही कह रहा है वो कि लोवेस्ट फॉर्म मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या लिखा है लोएस्ट फॉर्म के बारे में? अ रैशनल नंबर p by q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factor other than 1। अब यहां देखिए 2 1 3 में कॉमन फैक्टर बताएंगे मुझे आप? सर दोनों में कॉमन फैक्टर होगा 1, बिल्कुल ठीक, वही बोल रहा है वो। और एक और चीज एक्स्ट्रा ज्ञान जो यहां नहीं मिलेगा वो ये कि भाई साहब ये वो नंबर्स, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, ज्ञान की बात। वो नंबर्स, वो अ पेयर ऑफ नंबर्स, तो वो नंबर्स कोई भी दो जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका? तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा जीवन में, कहीं लिख के रख लो। एंड लास्ट कंडीशन तो हमेशा रहेगी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म मतलब जितना कैंसिल हो सके उतना कर दो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब यहां पे आप जो चित्र देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, वो आपको रैशनल नंबर्स का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या कह रहा है चित्र? कि सबसे पहले आप जीवन में सीखते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, परंतु समस्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स में 9 के बाद जो नंबर आता है 10, वो समस्या खड़ी करता है। क्यों? अब 10 जब आप देखेंगे तो 10 में एक तो जो पहला है ये क्या है? ये तो आपने 1 है, ये आपने पहले पढ़ा है, लेकिन दूसरा नंबर क्या है? कौन है ये? क्या आपने नेचुरल नंबर्स में इसके बारे में कुछ बोला? नहीं सर, नेचुरल नंबर्स में 1 से शुरू होता है, और इस तरह के किसी भी दिखने वाले व्यक्ति का पूरे 1 से लेकर 9 तक में कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ठीक। इसीलिए नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं? इनकम्प्लीट। और इसीलिए हम पढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब आप 10 बनाते हैं तो व्यक्ति को समझ आता है कि भाई साहब ये 1 वो रहा और 0 वो रहा, मतलब पहले कभी देखा, मतलब वापस से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद हमने पढ़े इंटीजर्स जो कि नेगेटिव साइड को भी कवर करते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने पढ़े रैशनल नंबर, जिसमें और तरह के नंबर जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शंस का नेगेटिव वर्जन मतलब माइनस साइन वाले फ्रैक्शंस, या फिर डेसिमल्स का नेगेटिव वर्जन, वो सब हमने भी देखा है। तो वो सब कहीं नहीं आ रहे थे, बेसिकली नेगेटिव वाले फ्रैक्शंस
एंड नेगेटिव वाले डेसिमल्स, वो जो नंबर्स हैं उनको हम कहीं भी फिट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको खुश करने के लिए हमने उनको इंक्लूड करने के लिए फैमिली बनाई, किसकी? रैशनल नंबर्स की। और जैसा कि आप यहां लिखे हुए एग्जांपल में देख सकते हैं कि -4/5, 3/7 एंड -3.01, इस तरह के नंबर्स किस में आ गए? इस तरह के नंबर्स आ गए रैशनल फैमिली के अंदर, रैशनल नंबर्स की फैमिली के अंदर। चलिए अगला पॉइंट जो लास्ट में एडिशन लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ लिखा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मतलब जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, मतलब क्या होता है? गुणा और भाग, है ना? हाँ, थोड़ी हिंदी अपनी वीक है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना किसका? रैशनल नंबर्स का। किस तरीके से होता है? जिस तरह फ्रैक्शंस का होता है, ठीक उसी तरीके से आप रैशनल नंबर्स को भी जोड़ते और घटाते और गुणा और भाग करते हैं, तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया? खाली किसका ध्यान रखना है? साइन वगैरह का ध्यान रखना है। चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, हम थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सर इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जिस कैटेगरी ऑफ नंबर से आप शुरू कर रहे हो उसी कैटेगरी ऑफ नंबर पे यदि आप खत्म करते हैं तो वो कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। वो कहलाता है कि दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस नंबर्स आर क्लोज्ड। उदाहरण के तौर पे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। क्या इसमें कोई गलत है? नहीं सर। अब 2 किस परिवार का हिस्सा है? सर नेचुरल नंबर्स का। 4 किस परिवार का हिस्सा है? सर नेचुरल नंबर्स का। 6 किस परिवार का हिस्सा है? सर नेचुरल नंबर्स का। मतलब आपने शुरू कहां से किया था? नेचुरल नंबर्स पे। आपने खत्म कहां किया? नेचुरल नंबर्स पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देके कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब उदाहरण देख लीजिए रैशनल नंबर्स का। मान लीजिए 2 में से 5 घटाया तो कितना आएगा? सर -3 आएगा। बिल्कुल ठीक। 2 क्या है? नेचुरल नंबर। 5 क्या है? नेचुरल नंबर। 2 क्या है? नेचुरल नंबर। करेक्ट। 5 क्या है? नेचुरल नंबर। परंतु क्या -3 नेचुरल नंबर है? नहीं सर, वो तो इंटीजर में आएगा, नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। तो मतलब सबट्रैक्ट करते समय नेचुरल नंबर्स क्लोज नहीं होते, परंतु रैशनल नंबर्स जो कि एक बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसमें एडिशन करो, सबट्रैक्शन करो या डिवीजन करो, आपका जो ऑपरेशन है वो क्लोज ही रहेगा। मतलब शुरू भी करोगे रैशनल नंबर से, खत्म भी करोगे रैशनल नंबर्स पे। डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। अब आगे पढ़ लीजिए। द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फिर से शुद्ध शाकाहारी आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप जगह चेंज कर सकते हैं। उदाहरण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का a प्लस बी वुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्या a प्लस बी वुड बी इक्वल टू बी प्लस ए? ये क्या होता है? आपने जगह की अदली बदली कर दी फिर भी आपका आंसर नहीं चेंज होगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। परंतु ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगती है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय 2 - 4 और 4 - 2 का आंसर बराबर नहीं आएगा, ये आपको पता है। चलिए स्क्रीन करते हैं क्लियर। अब होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, तो सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। एसोसिएट मतलब जुड़े होना, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे a प्लस बी प्लस सी, तो फिलहाल कौन किससे जुड़ा हुआ है? सर a और b विशेष तरीके से जुड़े हुए हैं थ्रू अ ब्रैकेट। करेक्ट। तो मैं ये जुड़ाव को बदल के ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी मेरा आंसर सही आएगा। परंतु ये कब होता है? ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है केवल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते वक्त a डिवाइड बाय b एंड होल डिवाइड बाय c would be different from, would be not equal to a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। मतलब डिवाइड करते समय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल वर्जित है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम 2 स्पेशल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, 0 और 1। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? यदि मैं 0 को किसी नंबर में ऐड कर दूं तो वो कुछ भी फर्क नहीं डालता। मतलब अगर मैं 5 में 0 ऐड कर दूं, 5/7 में 0 ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? जो पहले का आंसर था वही आंसर रहेगा।
तो जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब वो जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि उसको जोड़ने पर भी आपकी आइडेंटिटी वही रहती है। तो मतलब जो नंबर की आइडेंटिटी क्या थी 5, तो वही है, तो चेंज नहीं हुई, तो मतलब क्या होगा, वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। वन क्या होता है, वन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपका आंसर चेंज होता है। 2 वन जा कितना होता है 2, 4 वन जा 4, 5/7 वन जा 5/7, 10/9 बन जा 10/9। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आंसर चेंज नहीं होता। तो एडिशन में 0 और मल्टीप्लीकेशन में 1 ऐसे हैं जिनको आप अगर यूज करते हैं तो भी आपका आंसर नहीं बदलता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या ये समझ में आया? यस सर। और यहीं से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि आप निकालते हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर से शुद्ध आसान भाषा में, सर व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? तो किसी नंबर में, किसी गिवन नंबर में जो हमें सवाल गिवन होगा उस नंबर में मैं क्या जोड़ दूं कि मेरा आंसर 0 बन जाए। ठीक है, यदि आप ये समझ पाए तो आपको एडिटिव इनवर्स निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। मतलब किसी गिवन नंबर में मैं क्या जोड़ दूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए। ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए किसी नंबर में मैं क्या गुणा कर दूं, क्या गुणा कर दूं कि मेरा आंसर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो इसका आंसर होगा -5, इसका आंसर होगा 1/5। इसको हम आसान भाषा में नेगेटिव ऑफ अ नंबर बोलते हैं, इसको हम आसान भाषा में रेसिप्रोकल बोलते हैं। सर लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पे जब आप छोटे होते हैं तो क्या आपको ऐसे बुलाया जाता है राजेश कुमार या कुछ नहीं, आपको क्या बोला जाता है पप्पू, चिंटू, गोलू, चॉकलेट खा लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा नाम दिया जाता है ताकि आप समाज में एक वो बनाए, अपनी एक छवि बनाए। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, तो जब आप छोटे होते हैं तो आप बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ऐसे आसान नाम। परंतु किंतु जब आप बड़े हो जाते हैं तो उनको एक अच्छा नाम दिया जाता है कि ये है एडिटिव इनवर्स और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब आप सोचिए कि कोई ऐसा नंबर है उसको ऐसे बोल रहे हो ये रेसिप्रोकल है, बेइज्जती हो जाएगी ना। और उसी नंबर को बोलो ये है मिस्टर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बात है, मतलब कितनी अच्छा है, कितना भारी नाम दे दिया मिस्टर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो नंबर भी ऐसे चौड़ा हो जाएगा, हाँ हम ही हैं। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये है फंडा। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए आगे समझ जाएंगे। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम बढ़ रहे हैं आगे की और थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूट का जो मतलब होता है हमारी डिक्शनरी में, शब्दावली में, उसका मतलब होता है बांटना। ठीक है, यहां पे भी आप क्या करते हैं, आप बांटते हैं किसको, नंबर को। अब ये जो ए है ये पहले बाहर था, ठीक है, इसको अब आप अंदर बांटना चाह रहे हैं बी और सी के बीच में, तो आधा आधा तो नहीं करेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपके पिताजी आपके लिए पेस्ट्री लेकर आ रहे हैं। अब आप और आपके घर में जो भी आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं वो 2 व्यक्ति हैं, तो पिताजी को कितनी पेस्ट्री लानी पड़ेगी? क्या एक पेस्ट्री लाएंगे और आप आधा आधा कर लेंगे? मजा नहीं आएगा ना, पेस्ट्री तो पूरी अच्छी लगती है ना। तो क्या होगा, पूरी पूरी पेस्ट्री खाने को मिलेगी तभी मजा आएगा। उसी तरह यदि बी प्लस सी को पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तभी मजा आएगा, वरना सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। मतलब जो आपने बाहर का ए था उसे बी और सी दोनों को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है तब भी ये पॉसिबल है। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि यदि भोपाल शहर से लखनऊ जाना अलाउड है तो क्या लखनऊ शहर से वापस भोपाल आना अलाउड है? जी सर, आप खुद ही होके आ गए अभी 2 सेकंड पहले। ठीक उसी तरह एग्जाम में भी या सवालों में भी अक्सर इस जगह से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मतलब आपको ये दिया होगा सवाल में, आपको वो लगानी है। और उल्टा भी होता है, मतलब सवाल में आपको ऐसा कुछ दिया होगा, आपको अपने ऊपरी माले का मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके ये आंसर लाना पड़ेगा ताकि आप इजीली चीजों को सॉल्व कर पाएं। क्या ये समझ में आ गया? जी सर, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं आगे। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जैसे आपने आपकी पिछली क्लासेस मतलब 6वीं 7वीं 5वीं में आपने क्या किया है, नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। पहले आप नेचुरल नंबर्स करते हैं, फिर आप होल नंबर्स करते हैं, फिर आप इंटीजर्स करते हैं, फ्रैक्शंस भी करते हैं और डेसिमल्स भी करते हैं। उसी प्रकार रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आपको सिखाया जाता है क्लास 8th में। ठीक है, यदि आपको वो चीज बहुत डिटेल में सीखनी है तो हमारे वीडियोस हैं, आप जाइए उन्हें देखिए। एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो जिसके पहले हमने ये सिखाया है
स्वयं मैंने खुद सिखाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, ठीक है। तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बोल रहा है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, क्या बोला, दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रैशनल नंबर से समस्त कुटुंब है, मतलब बहुत सारे नंबर्स का एप्लीकेशन है। उसमें आप इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव डेसिमल सब ले रहे हैं। तो जब इतने सारे होंगे व्यक्ति तो आराम से आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा निकालने के लिए। इसीलिए दो रैशनल नंबर के बीच में हमें पास क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान देनी है, मीन का कॉन्सेप्ट जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी यूज होता है रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करने के लिए। वो भी हमने सीखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं जहां पे आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो इसी के साथ जैसा कि मुझे पता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं खत्म और हम आ जाते हैं हमारे पहले एग्जांपल की तरफ, जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, 2/3 प्लस 5/4 वुड बी इक्वल टू 5/4 प्लस 2/3। ये क्या हुआ सर, जगह की बदली हो गई, मतलब पहले 2/3 था वो बाद में आ गया। ऐसा करना हमारे लिए वाजिब है क्या? यस सर, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है। कौन सी? बिल्कुल ठीक, जैसा कि आप देख और बोल सकते हैं, जैसा मुझे सुनाई दे रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत इसका आंसर ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब सही है, मतलब कि ये ट्रू है, तो इसको हम अभी मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सर सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है क्या? एग्जांपल देख लेते ना, क्या 2 - 4 और 4 - 2 बराबर होंगे? नहीं सर, 2 - 2 हो जाएगा, -2 - 4 हो जाएगा -2 और 4 - 2 हो जाएगा 2। एंड ये दोनों दिखते बराबर हैं परंतु बराबर है नहीं, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, वो प्लस साइन के साथ है और बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आपके टेस्ट में 40 आए या फिर -40 आए, बहुत फर्क हो जाएगा ना। उसी तरीके से माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये ट्रू नहीं है। तो ये मैं अभी के लिए फॉल्स लिख रहा हूं, मैं इसको मार्क कर सकता हूं, लेकिन मैं बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और आप जगह चेंज कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, पॉसिबल है। हमने ये भी पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों में लगती है, तो यहां पे आ जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहा है। दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है? सर बहुत आसान है, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले वाले फ्रैक्शन में, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट सही अप्लाई हुआ है, मतलब ये है ट्रू स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सर ऑप्शन बी को फॉल्स मार्क कर दीजिए, यही हमारा स्टेटमेंट है जो कि गलत इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी को हमने कर दिया है मार्क एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल है, आपको निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब क्या निकालना है, उल्टा निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। किसका? 0/1 का। जरा बताइए मुझे 0/1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर उल्टा कर दीजिए, 1/0। अब 1/0 जो नंबर है बेसिकली इसका हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस नहीं है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम हमेशा क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड मेंशन करते हैं। तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और एक और चीज, 0/1 मतलब बेसिकली 0 ही होता है, तो कई बार आपके मन में आता है कि 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा, ऐसा गलत है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। हाँ, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये आप सोच के मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल क्रमांक 3, जो कह रहा है कि 3 रैशनल नंबर निकालते हैं किसके बीच में, -3/4 एंड 1/2 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, दो नंबर्स को कंपेयर करके उनके बीच के नंबर्स निकालने, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए सर, बेस सेम होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, बेस सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम होना चाहिए इसका 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी हमारा बेस सेम बनेगा। तो -3/4 एंड यहां पे हो जाएगा 2/4, क्योंकि ये 2 1 में मल्टीप्लाई तो 2 और 2 नीचे के 2 में मल्टीप्लाई तो 4। अब आपको गैप मिल गया कितना, -3/4 से 2/4। अब आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर्स इस पूरे रेंज में लाई कर रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन, ये जो 3/4 है ये इसके बाहर है, इसके बाद आएगा ना 2 के बाद आएगा ना 3, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 3/4 मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए
-1/4 हाँ यहां लाई करेगा, क्योंकि -3/4 के इस तरफ आएंगे आप, मतलब मेरी तरफ आएंगे तो -2/4, फिर -1/4, फिर 0, फिर आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ये आप देख लेंगे -5/4 मतलब यहां कहीं लाई करेगा, तो ये इधर से बाहर हो गया। तो ऊपर के दो ऑप्शन इस तरफ से बाहर थे, नीचे का जो लास्ट ऑप्शन है वो उस तरफ से बाहर है, तो उसको भी कर देंगे कैंसिल। तो घुमा फिरा के हमें मिल रहा है ऑप्शन सी विच इज करेक्ट, तो हम उसको कर देंगे मार्क एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल क्रमांक 4, जो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब वो रैशनल नंबर जो कि जीरो नहीं है, तो उसके अलावा 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, वो और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मैंने लिया 5। ठीक है, इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। ठीक है, किससे करना है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है 1/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, उल्टा, है ना, तो रेसिप्रोकल 5/1 का उल्टा होगा 1/5। सब कुछ कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा। सर एक को थोड़ा टफ सा एग्जांपल लीजिए ना, क्या आसान एग्जांपल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लीजिए सर। -2/7 है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में 7/-2, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है, कई बार बच्चे रेसिप्रोकल करते समय साइन भी चेंज कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां देखिए 7 से 7 का आंसर, -2 से -2 का आंसर, आंसर कितना आएगा 1। तो आप ONE लिखिए, आप 1 लिखिए, आप 1 लिखिए, सब में आंसर एक ही होगा। तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 5 है हमारा कि यदि x की वैल्यू है 1/3, ठीक है, और y की वैल्यू है 6/7, तो आपको बताना है बेसिकली कि xy माइनस y अपॉन x कितना होगा। ठीक है, तो वो इक्वल टू साइन एक इधर आ गया, थोड़ा सा मस्ती कर रहा था वो, तो शिफ्ट करके इधर आ गया। तो आपको बताना है कि xy माइनस y अपॉन x कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। क्या करोगे सर, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो xy की वैल्यू है 1/3, यस सर, y की वैल्यू है 6/7, यस सर, माइनस करना है, y मतलब 6/7 एंड x मतलब 1/3, ऐसा ही होगा जी सर। अब यहां तो 3 1 जा और 3 2 जा हो रहे कैंसिल, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 2/7। ठीक है, माइनस, अब वहां ध्यान दे 6/7 तो एज इट इज रहेगा, पर आपको डिवाइड करना है दो फ्रैक्शंस को, तो कैसे करते हैं, सब फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है कि डिवीजन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, कुछ इस प्रकार से। यस सर, तो ये हो जाएगा 2/7 माइनस ये हो जाएगा 6 3 जा 18/7। अब दोनों का क्योंकि बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं 2/7 माइनस 18/7 लिख के मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा -16/7। एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल में कह क्या रहा है। सवाल में कह रहा है कि आपको xy माइनस y अपॉन x के को लिखना है, सॉल्व करने पे कितना आएगा। x की वैल्यू है 1/3, y की वैल्यू है 6/7। पहले करना है मल्टीप्लाई, तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1/3 इंटू 6/7 किया, 3 2 जा 6 हो गए कैंसिल, तो यहां पे आ गया 2/7। उधर डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पे 6/7 अपॉन 1/3 किया आपने, तो हो गया पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज, फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा दूसरे वाले फ्रैक्शन का रिवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 6 या 18/7। दोनों का बेस सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया। तो 2 में 16 गया तो -16 बचा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 6 है हमारा कि एवरी रैशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल, मतलब हर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है। हाँ सर देखिए 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4। ठीक है, अब हम फेंक रहे हैं गुगली, इसका रेसिप्रोकल बताइए क्या होता है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? क्या पूछा मैंने? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? क्या कोई मुझे बता सकता है? सर 0 का रेसिप्रोकल निकालना है तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है, फॉल्स। और आपको यदि रीजन जानना है तो क्या, तो आप लिखो रेसिप्रोकल ऑफ 0 is reciprocal of 0
इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो आपने यहाँ पे रीजन भी दे दिया कि भाई साहब किसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो न सिर्फ स्टेटमेंट देखे बल्कि उसका रीजन भी हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करने का। चलिए एग्जाम्पल 7 है स्टूडेंट, 4/5 इज लार्जर देन -5/4। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। कैसे बताएंगे? तो सर पहले हम देख लेते हैं कि 4/5 एंड -4/5 सॉरी, तो -4/5 है हमारे पास एंड -5/4 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए मेरे पे जीवन का एक वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कठिनाई वाली घड़ी का एक सवाल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, मान अगर हैं तो अच्छी बात है, मुबारक हो, पर अगर नहीं है तो मान लीजिए आप मॉनिटर हैं। अब दो बच्चे आपके पास कि मॉनिटर जी बताइए हम दोनों में से कौन ज्यादा लंबा है। आपने कहा ठीक है खड़े हो जाओ। तो एक बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट था, उसने कहा बेंच पे खड़ा हो गया, तो वो एक खड़ा हो गया बेंच पे, दूसरा खड़ा है जमीन पे। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन ज्यादा लंबा है, बता पाएंगे क्या? नहीं सर, कैसे बताएंगे, दोनों बराबर लेवल पे ही नहीं खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है तब तक नहीं बता सकते जब तक दोनों सेम लेवल या फिर सेम बेस पे हो, और यहाँ पे इनका बेस होता है इनका डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे सर? सिंपल, ये 4 को काट के 5 लिख दो। अगर इतना सिंपल होता मैथ तो फिर ना आप होते ना हम होते। इतना सिंपल नहीं होता है चीजें करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रहेगा 4 ही, हम करेंगे दोनों का एलसीएम लेके बेस सेम। तो इसमें करेंगे इंटू 4, इसमें करेंगे इंटू 5। बिल्कुल ठीक, यस सर। तो ये हो जाएगा -16/20 और ये हो जाएगा -25/20। अब ध्यान ये देना है कि सर 16 और 25 में से 25 बड़ा है। प्रभु 16 और 25 नहीं देखने, -16 और -25 देखना है, और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो -16 और -25 में से जब नेगेटिव होते हैं तो जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव साइन की वजह से उसकी पावर, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो मतलब इसमें कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, -16/20, मतलब -4/5 बड़ा होगा -5/4 से, और स्टेटमेंट में भी वही लिखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर स्क्रीन क्लियर करने के साथ ही। सवाल क्रमांक 8 देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 8 कह रहा है हमसे कि 4/7 को मल्टीप्लाई किया 14/3 से। ठीक है, कर देंगे। तो 4/7 को मल्टीप्लाई किया 14/3 से और डिवाइड किया 2/3 से। सर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों दिया, पहले कौन सा करेंगे? हाँ, मल्टीप्लीकेशन नहीं डिवीजन। अरे प्रभु सही कह रहे हैं, क्या होगा सर? बोर्डमास बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका इस्तेमाल होगा। और बोर्डमास बाबा क्या कहते हैं कि पहले होगा डिवीजन फिर होगा मल्टीप्लीकेशन। तो करिए, तो पहले होगा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन रहेंगे अभी बाहर खड़े मुंह ताकते हुए। तो 14/3 को डिवाइड करना है किससे? किससे करना है डिवाइड? 2/3 से। कैसे करोगे सर? पहले करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किससे? रेसिप्रोकल से, मतलब 3/2 से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 14 कैंसिल होगा, तो आपको बाहर मिलेगा 4/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 4। क्या ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको प्रॉपर्टीज यूज करने, कौन सी वाली? एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। सर आपने क्लोज्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई है, कम्यूटेटिव पढ़ाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाई है, ये एप्रोप्रिएट कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रभु एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता है कि मतलब इन चारों में से जो अभी मैंने बोली, उन चारों में से जो यहां लग रहे हैं, जिसका यहां उपयोग है, जैसे स्वेटर का गर्मी में उपयोग नहीं होता, रेनकोट का सर्दी में उपयोग नहीं होता, उसी तरीके से जिसका जब जहां उपयोग है उसके हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है। अब सवाल देख लीजिए, सवाल में क्या है? तो 2/3 ठीक है इंटू -5/7 ठीक है, एक बार प्लस है 7/3, लेकिन एडिशन हमारे बोर्ड मास में भी सबसे लास्ट में होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, पहले 2/3 इंटू -2/7 और लास्ट में लिख दिया मैंने 7/3 की एडिशन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन वालों को देख लेते हैं। और जरा आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, क्या है ये? सर 2/3 रिपीट हो रहा है, और इसको मैं अगर एक ऐसे जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और ये आप पहले कहीं देख चुके हैं, कहां?
थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए तो आपने ये देखा है कि भाई साहब a इंटू बी प्लस सी जब आप करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब आपके पास ये वाला नतीजा है तो आप ये वाले नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जी हाँ सर, तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू a ऑफ b प्लस सी। जी हाँ सर, तो जब आप a कॉमन लेंगे तो आप 2/3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या मिलेगा आपको सर -5/7 एंड -2/7। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान दें, -5/7 एंड -2/7 दोनों का बेस सेम है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना अलाउड है, तो कर दो फटाफट। तो 2/3 इंटू -7/7 हो जाएगा सर कैसे, 5 और 2 गिन लो, 5 और 2 होता है 7, और माइनस साइन होगा कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वही हम लेके चलते हैं। तो इसको जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा -1 और लास्ट में प्लस आ जाएगा 7/3। परंतु किंतु ये -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3 से, तो हमारा जो 2/3 था वो नंबर क्या चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -2/3 एंड साथ में +7/3। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, -2 + 7 हो जाएगा 5/3। क्या ये समझ में आया? यस सर। परंतु किंतु हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो तो हमने बताया नहीं। तो सबसे पहले हमने लोगों की मतलब नंबर्स की पोजीशन चेंज की, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, पोजीशन चेंज करने को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मैंने प्रॉपर्टी पूरी लिखी थी, तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पे जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उसका उपयोग नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो -2/3 7/3 सॉल्व होके हो गया 5/3। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, अब तक तो नहीं दिख रही है, मतलब आंसर आएगा 5/3। स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे आगे। एग्जाम्पल 10, काफी बड़ा सवाल परंतु अच्छा सवाल है, तो ध्यान पूरा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है वो, लेट OPZ रिप्रेजेंट नंबर्स 0, 3 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। एक नंबर लाइन है, ठीक है, उस पे आपके पास कौन कौन से नंबर्स है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं नंबर लाइन, जिसमें वो कह रहा है कि 3 नंबर्स है O, P एंड Z। तो ये हो गया O, ठीक है, P कहां पे है, P यहां पे है मान लीजिए, और Z है इस तरफ जिसकी वैल्यू है अलग। तो O की वैल्यू कितनी, उसने बोला O है 0, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि आपको 0 और O में फर्क समझ में आ जाए। तो ये हो गया 0, ठीक है, P है कितना 3 और Z है कितना -5, ये हमने बता दिया। चलिए ये पहला स्टेटमेंट का डायग्रामेटिक मतलब हुआ, मतलब चित्र बनाएंगे उस सवाल का तो कुछ ऐसा बनेगा। चलिए ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, हमने बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है, पॉइंट QRS, क्या बोल रहा है, QRS बिटवीन O एंड P। तो O एंड P के बीच में पॉइंट्स QRS हैं, किस प्रकार, इस प्रकार कि O से लेकर Q तक का डिस्टेंस, ठीक है, O से लेकर R तक का, Q से लेकर R तक का डिस्टेंस, R से लेकर S तक का डिस्टेंस और S से लेकर P तक का डिस्टेंस सब आपस में बराबर है। तो उदाहरण देखिए यहां पे अगर मैं मार्क करूं तो ये Q, ये R, ये S, ठीक है, ये समझ में आया। अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना यहां पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं OQ डिस्टेंस को मान रहा हूं A यूनिट्स, मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने बोल दिया कितना, A यूनिट्स। तो O से Q हो गया A यूनिट्स, बिल्कुल ठीक सर। Q से R भी कितना होगा सर, बराबर है तो वो भी होगा A यूनिट्स। R से S है तो वो भी कितना होगा, A यूनिट्स। S से P है तो वो कितना होगा, वो भी होगा A यूनिट्स। का ये समझ में आया आपको? यस सर। अब आपको क्या बताना है, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय Q, R एंड S। जैसे O रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, P रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, आपको बताना है कि Q, R और S किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब जरा यहां देखिएगा, नेक्स्ट चूज अ पॉइंट T बिटवीन Z एंड O, ठीक है, एक पॉइंट T आएगा Z और O के बीच में, जो कि एग्जैक्टली किस तरीके का होगा कि भाई साहब Z से T अगर B डिस्टेंस है तो T से O भी कितना होगा, B डिस्टेंस होगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? विच रैशनल नंबर डज T रिप्रेजेंट, तो वो भी आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि भाई साहब OQ इज इक्वल्स टू OQR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट OQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू ASP इक्वल्स टू A।
ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, देयरफॉर OP इज इक्वल टू, देयरफॉर OP इज इक्वल टू OQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। क्या ये समझ में आया? क्या बोला मैंने कि जो OP है उसको आप चारों हिस्सों को जोड़ के बनाओगे तब भी बन जाएगा, और इन चारों की वैल्यू कितनी होगी, इन चारों की वैल्यू है A, मतलब मैं इन चारों को जोड़ के 4A लिख सकता हूं। यस सर। अब आपको क्या पता चल रहा है कि भाई साहब OP की वैल्यू है 3, तो आपने लिखा यहां पे 4A इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू कितनी, तो सर A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। अब जरा यहां ध्यान देना, क्या बोला मैंने कि A की वैल्यू है 3/4, ठीक है, तो मतलब O इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सिर्फ A डिस्टेंस है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। तो यहां पे अब मैं लिख रहा हूं कि Q इक्वल्स टू 3/4। और अब अगर लॉजिकली भी देखें तो O से लेकर Q तक था 3, और आपने 4 हिस्से में डिवाइड किया, तो पहला हिस्सा कितना होगा, 3/4। आपने 3 को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो Q की वैल्यू है 3/4। R बताइए मुझे सर, R आ रहा है बीच में, मतलब 2 A हो रहे हैं, तो एक है 3/4, 2 हो जाएंगे 3/4 पर 3/4 या फिर 2 इंटू 3/4, दैट इज कितना, कैंसल होके 3/2, क्योंकि ये 2 और नीचे का 4 कैंसल, तो कैंसल हो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से, R है बीच में और उसके लिए 2 A आपको कूदने पड़ेंगे, ठीक है, तो पहला A कूदे और दूसरा A कूदे, तो मतलब कितनी बार करना पड़ गया आपको, 2 बार करना पड़ गया, इसलिए इंटू 2 करके हमारा आंसर आया 3/2। अब S भी देख लेते हैं, तो S कितना आएगा, तो सर S जो आएगा वो आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 बार A, मतलब कितना हो जाएगा, 9/4, ठीक है। तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/2, ये हो गया 9/4। लास्ट वाला एक बार और चेक कर लेते हैं, P कितना है, 1 2 3 4 A है, ठीक है, तो चेक करने के लिए P क्या हो जाएगा, सर 4 A है, एक A की वैल्यू 3/4, 4 से 4 कैंसल, P का वैल्यू 3, और हमारे पास 3 है, मतलब हमने कैलकुलेशन जहां तक है सही किए हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? जी सर। तो ये कहानी हो गई QRS की। अब आते हैं T की तरफ, ठीक है, इसमें हमने क्या माना है, तो हम ऊपर लिख देते हैं कि लेट ZT इक्वल टू TO इज इक्वल टू B। मतलब अब मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर OZ या ZO इज इक्वल टू ZT प्लस TO दैट इज इक्वल टू 2B, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख देता हूं कि 5 इज इक्वल टू 2B, देयरफॉर B का वैल्यू है 5/2, परंतु किंतु ZO का वो कितना है, -5 डिस्टेंस, क्योंकि -5 नेगेटिव साइड है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी। तो T की वैल्यू कितनी, -5/2, क्योंकि B की वैल्यू है 5/2, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपने लिखा B की वैल्यू कितनी है, 5/2 है ना, परंतु ये आप कहां जा रहे हैं, आप 0 से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो जब आप 0 से उल्टी दिशा में जाएंगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तभी तो -5/2 और फिर -5 आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? यस सर। हमने दोनों कैलकुलेशन करके T की वैल्यू निकाल दी, देयरफॉर T कितना आएगा, देयरफॉर T इज इक्वल्स टू -5/2। तो यहां हुए थे 4 हिस्से, यहां हुए थे 2 हिस्से, इसलिए अलग अलग वैल्यूज हमारे आंसर में आई। ये आपको समझ आ गया होगा, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 11 है, अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ एरिया 49 4/5 हेक्टेयर। कितनी, 49 4/5 हेक्टेयर की फील्ड है एक फार्मर के पास। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें खेती किसानी नहीं करनी है, ठीक है, वो कर लेगा, आपको यहां पे उसकी हेल्प कैसे करनी है। अब वो बता रहा है कि ही वांट्स टू डिवाइड इक्वली अमॉन्ग हिज 1 सन एंड 2 डॉटर्स। बहुत बढ़िया बात है। क्या करना है यहाँ पे हमारे कृषक महोदय आदरणीय, वे कहना चाह रहे हैं कि वे इस पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि उनके पास एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं, तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, जिसको जितनी किसानी करना है करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको बताना है कि हर एक को कितना मिलेगा, यहां आपकी जरूरत है, कहां जरूरत है, यहां पे, क्या कि वो बोल रहा है कि हर एक का हिस्सा बताओ, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम निकालते हैं टोटल फील्ड कितना है, तो टोटल लैंड है हमारे पास कितना है बताइए सर, 49 4/5, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, तो सर 49 × 5 + 4 कीजिए,
तो 49 इंटू 5 मतलब हो जाएगा 245 है ना, एंड प्लस 4 हो जाएगा 249 होल डिवाइड बाय 5। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, तो ये हो गई 249 बाय 5 हेक्टेयर। ठीक है, तो अब कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, तो सब पार्ट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ, मैं लिख रहा हूं इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल ठीक सही तरीके से लिखने के लिए, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने होंगे सर, 3। ठीक है, शेयर ऑफ ईच, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि दोनों हैं, मतलब पुत्र भी हैं और पुत्री भी हैं, तो चाइल्ड लिख देते हैं। शेयर ऑफ ईच चाइल्ड या ईच चिल्ड्रन कितना होगा सर, 249 बाय 5 टोटल है। ठीक है, उसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 हिस्से करने हैं, तो ये हो जाएगा 249 बाय 5 इनटू 1 बाय 3, क्योंकि नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 249 और 3 कैंसिल होते हैं क्या, तो 3 का डिवीजन रूल क्या होता है सर, यदि सम ऑफ डिजिट्स मतलब 2 + 4 + 9 करने पे यदि जो आंसर आएगा और वो 3 से डिविजिबल है, मतलब नंबर भी डिविजिबल होगा, तो करो 4 और 2 6, 6 और 9 15, मतलब डिविजिबल है, तो मतलब 249 भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा सर, 3 8 = 24, बिल्कुल ठीक, एंड 3 3 = 9, तो 83 बाय 5 हेक्टेयर होगा इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर। जब आप इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो इंटू किससे करेंगे, इंटू करेंगे 10,000 से, तो आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए उस फॉर्म में भी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर एक बार आपकी सहूलियत के लिए कि 83 बाय 5 इंटू 10,000। ठीक है, 5 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 इंटू 2000 मीटर क्यूब, मतलब कितना मीटर स्क्वायर, सॉरी, तो 3 2 6, 8 3 8 2 16, तो 166,000 मीटर स्क्वायर एरिया उनको मिलेगा। क्या ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? एंड इसी के साथ आपका होता है सवाल सॉल्व। सर एक समस्या, हाँ सुन रहा हूं मैं, आप जो समस्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हेक्टेयर में आंसर नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ सकते हैं, परंतु किंतु एग्जाम में ये स्टेटमेंट अगर दिया होगा तो वो पूछेंगे भाई साहब हमने इतनी मेहनत में जब हेक्टेयर लिख के दिया है तो आपने उसका आंसर क्यों नहीं निकाला, मतलब हमने दिया क्यों, हम में कोई दिमाग नहीं है कि हम ये लिख रहे हैं कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जांपल हमारा 12 है, जिसमें आपको वेरीफाई करना है क्या कि यदि ए बी सी की वैल्यू इस प्रकार है जैसा कि सवाल में गिवन है, तो आपको यह बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है या फिर नहीं। तो पहली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, वो क्या बोलती है कि आप पहले 2 को जोड़ें, उसके बाद तीसरे को जोड़ें, तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो जैसा कि हमारे एग्जैक्टली क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही फॉलो करते हैं। तो हम पहले a + b + c कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं a + b एंड होल + c। तो इसमें पहले इन दोनों की दोस्ती है, बाद में इन दोनों की दोस्ती है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको सवाल में साबित करना है। तो 2 तरफ हैं, ठीक है, जैसा कि अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो ये होता है RHS, ये होता है LHS। तो पहले हम LHS मतलब इस वाली साइड को देखेंगे। तो LHS में क्या बोल रहा है, तो LHS में कहते हैं भाई साहब कि a + b + c। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, तो a की वैल्यू है 2/3 प्लस b की वैल्यू कितनी है सर, 4/5, बिल्कुल ठीक, एंड c की वैल्यू है -5/6, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आना चाहिए। दोनों का एलसीएम क्या होगा, सो दोनों का एलसीएम होगा 30, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। तो यहां करेंगे इंटू 6, इस वाले में करेंगे इंटू 5, और हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 2/3 एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा 6 4 24 - 25/30। क्या इसमें कोई समस्या? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल सही जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एलसीएम लिया आपने कितना, 5 और 6 का एलसीएम 30, तो आपने उसको कर दिया सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2/3, 24 - 25, माइनस साइन आएगा तो -1, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस, यहां पे लगा रहा हूं मैं -1/30। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटू 10 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम आएगा 30। तो आपका एलएचएस कितना आएगा, 20 - 1/30, मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए सर, 20 - 1/30 करने पे आंसर आएगा कितना, 19/30। क्या यही आंसर आ रहा है?
यस सर, ये तो हमने किसको सॉल्व किया, एलएचएस को। तो मैं एलएचएस का आंसर इस तरफ लिख देता हूं ताकि वहां पे मैं आरएचएस सॉल्व कर सकूं। तो मेरा फिलहाल एलएचएस आ रहा है कितना सर, ये हो जाएगा 20 माइनस 1/30, जैसा कि आपने वहां लिखा था, मतलब आंसर है 19/30। चलिए अब हम देखते हैं आरएचएस को। आरएचएस में क्या बोल रहा है वो कि पहले आपको ए और बी को ऐड करना है, तो 2 + 3 यहां पे लिख रहा हूं आरएचएस राइट हैंड साइड वाला। तो पहले 2 + 2/3 एंड प्लस करना है 4/5। चलिए ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, और लास्ट में माइनस होगा -5/6। चलिए सर वैसे तो प्लस करना है, किंतु वो माइनस इस प्लस को बना देगा, माइनस तो मैंने डायरेक्टली माइनस ही लिख दिया है। यहां पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा कितना, तो एलसीएम आएगा 15, तो 5 2 = 10 एंड यहां पे आएगा 4 3 = 12, तो 10 + 12/15 ऐसा कुछ आएगा। जी सर क्या बोला आपने, 10 + 12/15 एंड -5/6 तो अभी भी रहेगा। चलिए तो यहां आ गया 22/15 -5/6। सॉल्व करें इसको फर्दर, तो 15 और 6 का एलसीएम होता है फिर से 30, तो 15 2 एंड ये हो जाएगा 5 5 क्योंकि 30 बनाना है इसको, तो ये हो जाएगा 44 -25। क्या बोला आपने, 44 -25/30। यहां पे अगर जगह की कमी है तो मैं यहां लिख देता हूं, तो मैं बोल रहा हूं 44 -25 कितना 30। अब इसको जरा सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, तो सर 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा तो 9 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 19/30 दोनों साइड का आंसर आ रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, वेरीफाई हो रही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, सिंस LHS is equal to RHS, therefore associative property of addition is verified, क्या ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर। हमने क्या किया, पहले इन दोनों का पहले LHS निकाला, फिर RHS निकाला, और सॉल्व करके हमारे आंसर को प्रेजेंट किया। चलिए अगला पार्ट जो है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो एक हमारा LHS है A × B करना है पहले, सॉरी हमारा LHS है कि A पहले अकेले रहेगा और B × C करना है पहले, एंड उस तरफ करना है A × B एंड C अकेला, ठीक है। चलिए क्या होगा अब, सर A की जगह पे 2/3, ये हम LHS को पहले सॉल्व कर रहे हैं इस तरफ वाले को, तो A की जगह पे 2/3, B की जगह पे पहले आएगा 4/5, फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा -5/6। अब ये जरा मुझे बताइए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, सर 5 से 5 कैंसिल, बिल्कुल ठीक, 2 2 = 4, 2 3 = 6, बिल्कुल ठीक। तो इस तरफ आया 2/3 इंटू माइनस साइन वहां पे है अभी, उसको भूल मत जाना रे, ठीक है, क्योंकि वो -5 था तो नेगेटिव साइन है अभी, तो वो हो जाएगा 2 के साथ, तो -2/3, तो ये होगा -4/9 एज LHS। आपका RHS और देख लेते हैं, तो सर RHS में होगा क्या होगा, तो सर A की वैल्यू 2/3 है, B की वैल्यू है 4/5, बिल्कुल ठीक, एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको -5/6 से। यहां तो कुछ कैंसिल होने के आसार लग नहीं रहे, तो 4 2 = 8 और 5 3 = 15, इसको करेंगे मल्टीप्लाई -5/6 से, तो क्या कैंसिल होगा सर, -5 1 एंड ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 2 4 और ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, 4 × -1 करने पे -4 एंड 3 × 3 करने पे 9, तो दोनों तरफ -4/9 आ रहा है मेरा आंसर। अगर मैं और अच्छे से लिखूं उसको थोड़ी सी स्पेस देके, तो -4/9 आ रहा है दोनों तरफ का आंसर, मतलब दोनों तरफ हो रहे हैं वेरीफाई। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस क्योंकि LHS और RHS मतलब उल्टे हाथ की तरफ वाली चीजें और सीधे हाथ की तरफ वाली चीजें बराबर हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन इज वेरीफाइड। क्या लिखा मैंने, इज वेरीफाइड। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 13 है हमारा कि आपको बताना है कि इनको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा,
और इस सवाल के अंत में आपको आपकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो चलिए क्या होगा, 5/3 प्लस 0 हो जाएगा कितना, 5/3। तो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं ताकि भले स्लाइड चेंज होती रहे, आपका आंसर नहीं बदलेगा कि पहले वाले का आंसर आया 5/3। चलिए तो ये करते हैं साहब, क्योंकि आपने सिर्फ 0 ऐड किया है इसलिए कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला देख लेते हैं, सेकंड है हमारा -2/5 में 0 ऐड करना है तो भी आंसर कितना आएगा, -2/5। तो दूसरे वाले में लिख दिया हमने क्या, -2/5। चलिए और देख लेते हैं और क्या करना है हमें तीसरे वाले में, 3/7 प्लस 0 ऐड करना है तो आंसर कितना आएगा, अच्छा 3/7 ही आएगा। तो तीसरे वाले का आंसर आया 3/7। चलिए चौथा देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है वो, इंटू 1 करना है, 2/3 इंटू 1। किसी भी नंबर में 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, आंसर 2/3 ही आएगा। तो इन सब में ऐड 0 किया आपने और यहां से आपने मल्टीप्लाई 1 करना स्टार्ट कर दिया है। -6/7 इंटू 1, फिर से बताइए क्या होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब -6/7 ही आएगा। चलिए छठवा और देख लेते हैं, 9/8 इंटू 1, तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 9/8 ही रहेगा। इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं। हम एग्जांपल 14 पे आ गए, तो वापस आते हैं तो यहां देख लीजिए, ऊपर के 3 में आपने ऐड 1 किया और नीचे के 3 में आपने मल्टीप्लाई बाय 1 किया। तो ऐड 0 किया, तो ऐड 0 करने पे हम क्या कहते हैं इसको, तो एडिटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है शुरू के 3 में, ठीक है, और नीचे के 3 में किसका इस्तेमाल हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन फर्स्ट 3 वी कैन सी दैट देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ, देयर इज उपयोग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड नीचे के 3 में देयर इज यूज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि द फर्स्ट 3 आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड द लास्ट 3 आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में कि आप शुरू के 3 में देख सकते हैं कि वो उदाहरण है एडिटिव आइडेंटिटी के और नीचे के 3 उदाहरण है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के। तो मैं इसको लिख के खत्म करता हूं, फिर हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो स्क्रीन होती है क्लियर यहां पे, एंड हमारा अगला सवाल है एग्जाम्पल 14 है, स्टूडेंट्स राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स, कोई 5 रैशनल नंबर बताने आपको, किसके बीच में, तो -5/6 और 7/8 के बीच में। पहले इंक भर लेते हैं पेन में ताकि बीच में रुके ना। तो चलिए क्या नंबर थे हमारे, तो -5/6 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 7/8। अब इनके बीच में 5 नंबर्स बताने के लिए पहले इनको एक प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन जगह पे लाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए 6 और 8 का एलसीएम होगा, जहां तक मुझे पता है 24, ठीक है। तो 24 लेंगे तो यहां पे करना पड़ेगा इंटू 4, यहां पे करना पड़ेगा इंटू 3। तो ये हो गया -20/24 और ये हो गया 21/24। अब क्या हो गया आपको, अब आपको इनफ स्पेस मिल गया इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। पहले ये दिक्कत थी, उदाहरण के तौर पे मैं लिखता कि सर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 5/6, अब ये 5/6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, आपको कैसे पता। मान लिया 7/8 से छोटा है, क्योंकि 7 5 से छोटा, 5 7 से छोटा है, 8 6 8 से छोटा है, लेकिन क्या लाई कर रहा है बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कैसे डिवाइड करके डेसिमल निकालो अगर आपके पास समय है तो। अन्यथा यहां देख लीजिए हमने क्या किया, कॉमन बेस पे लाके अब इजीली हम बोल सकते हैं कि इनके बीच के नंबर्स होंगे 5 रैशनल नंबर, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे सर, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24 एंड -15/24। अगर आपको पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 है ना, तो यहां पे लिखिए, उल्टा स्टार्ट कीजिए कि 20/24, ठीक है, 19/24, 18/24, 17/24 एंड यहाँ पे 16/24। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ये 5 लिखिए, ये 5 लिखिए, या फिर कोई और 5 लिखिए, आपकी मर्जी है। शर्त बस इतनी है, इससे इधर और इससे इधर, मतलब इसके अंदर के और इसके भी अंदर के नंबर्स होने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ गया, यस सर, कहीं कोई शंका, नो सर। तो इसी के साथ ये वाला सवाल होता है हमारा सॉल्व, हम स्क्रीन को कर रहे हैं क्लियर एंड मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल 15 है हमारा कि आपको 4 नंबर दिए, ठीक है, कौन कौन से, 2/3, 4 -4/5, 1/2 एंड 1/3। अगर मैं अच्छे से लिखूं दूर दूर तो 2/3,
-4/5, ठीक है, 1/2 एंड 1/3। इन चारों के बीच में बताना है कि कोई एक ऐसा है, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, जो कि बाकी तीनों से अलग है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि बाकी तीनों से अलग है। अब जरा यहां ध्यान दे, सर इस दोनों में 1 आ रहा है ऊपर, तो ये दोनों सेम फैमिली के हो गए, ठीक है, चलो मान लिया कुछ कॉमन है। सर इसमें दोनों में 3 आ रहा है नीचे, तो ये दोनों हो गए सेम, ठीक है। सर इसमें ऊपर नीचे 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों हो गए सेम, लेकिन आपको 3 चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा। तो जरा नंबर्स को चेक करो, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नंबर किस फैमिली का है, तब कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। अब ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, जो बाकियों से भिन्न हो। तो बाकी 3 है पॉजिटिव, ये एक नंबर है नेगेटिव, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये ऑड वन आउट है। तो हम लिखेंगे कि -4/5 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज की स्पेलिंग एक्चुअल लिखना, ये मत लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म है, बिकॉज इट इज नेगेटिव नंबर वेयर एज रिमेनिंग 3, बाकी 3 आर पॉजिटिव नंबर। तो ये एक नकारात्मक नेगेटिव नंबर है, बाकी तीनों पॉजिटिव मतलब सकारात्मक नंबर हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो स्क्रीन हो जाती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 16 है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। मतलब इसमें आपको बेसिकली एक सवाल दिया है और आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बतानी है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां ध्यान दे सवाल पे। सवाल कह रहा है 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है -7, ठीक है। 2 रैशनल नंबर है कौन से, जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो हम बोल देते हैं ए और बी। एंड इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -10, ठीक है, आपको दूसरा नंबर बताना है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? सर सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि लेट 2 नंबर्स बी, या ऐसा लिख देते हैं कि सम प्रोडक्ट कितना है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स इज कितना सर, इज -7, ठीक है। वन ऑफ द नंबर्स इज 10, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज -10, सॉरी, ठीक है। चलिए अब लेट, हमने अज्यूम कर लिया सबसे पहले की स्ट्रैटेजी पहले हमने क्या बनाई कि लेट द अदर नंबर बी, लेट द अदर या सेकेंड नंबर कुछ भी लिखे आप, x, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं कि नाउ, सवाल को मद्देनजर रखते हो, नाउ अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे आप कि -10 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू -7। क्या ये सही है? यस सर। तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ आपने सवाल के स्टेटमेंट को, उसकी कहानी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे सर, x है मल्टीप्लीकेशन में, जब साइड चेंज करेगा वो 10 तो हो जाएगा डिवीजन। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे -7/-10, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/10। अब आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, पहले आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि जो नहीं पता है उसको x लिखो। फिर आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि जो सवाल में एक स्टेटमेंट दिया है जो कि हमें हेल्प करने के लिए दिया है उसका उपयोग करो, उसका उपयोग और जो गिवन नंबर है उसका उपयोग करते हुए आपका आंसर निकाला हमने। एक नंबर था 10, रैशनल नंबर दूसरा है 7/10, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा -7, जैसा कि सवाल में गिवन है। तो व्हाट इज द अदर नंबर, तो द अदर नंबर इज 7/10, नॉट माइनस, ओनली 7/10, ठीक है। चलिए तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अहेड अगले प्रश्न की ओर। लेकिन प्रश्न हमारे हो गए समाप्त, लेकिन आपके लिए पढ़ने की जो वो है उम्मीदें हैं, जो वेज हैं वो कम नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स की न सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं बल्कि हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर भी पढ़नी है तो उसके लिए हमने एक अलग से टैब बनाया जिसमें आप सारी एग्जाम्पलर्स अलग अलग क्लासेस की, मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट की एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 8 की साइंस की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो वो ऑलरेडी है, क्लास 9 की एग्जाम्पलर हम अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी इसमें जल्दी ऐड हो जाएगी और आपको दिखने लगेगी।
तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई मित्र हैं, सगे संबंधी हैं जो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, सारी क्लास के एग्जाम्पल्स हम यहाँ अवेल करवाते हैं, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आपको बस एक बटन दबाना है और पढ़ाई करते जाना है। उदाहरण के तौर पे आप क्लास 9 के एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, जो कि मैंने खुद कवर किए, उसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जो हम क्लास 8 में भी करेंगे, ये हमारा पक्का भरोसा है। और हम चैप्टर वाइज वीडियोस नहीं बनाते, हम वीडियोस में को सब पार्ट्स में डिवाइड करते ताकि आप हर एक एक्सरसाइज को एक्सप्लोर कर पाए और अपने हिसाब से तैयारी कर पाए, अपने हिसाब से टाइम दे पाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जब आप पहले चैप्टर का पहला वीडियो प्ले करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एक चलचित्र दिखता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस चलचित्र को। तो इस चलचित्र में मेरा चित्र देखकर यदि आप हंस रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें, पढ़ाते पढ़ाते शक्ल बन जाती है, क्योंकि पढ़ाते समय ध्यान शक्ल पे नहीं, पढ़ाने पे होता है और कॉन्सेप्ट समझाने पे होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट्स का एक्सेस मिलता है और बहुत सारी चीजें आप इजीली अवेल कर सकते हैं एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के एंड पे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा बेसिकली, तो इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक का, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स का एक पोर्शन खत्म किया, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट्स देखे एंड सारे एग्जाम्पल जो थे हमारे, हर एक एग्जाम्पल को हमने इसी स्क्रीन पे सॉल्व किया ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने। इसके आने वाले वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे इसी चैप्टर के, तो आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो प्रैक्टिस और जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली अच्छा हो जाए और आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। ज्ञान बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। ठीक है, रेगुलरली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।